गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसमें स्टाम्प के रद्द करने के बारे में बताया गया है। नोटरी एडवोकेट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब भी वो नोटरी करते हैं तो उन्हें टिकट को रद्द करना आवश्यक है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 में स्टाम्प के रद्दीकरण के बारे में बताया गया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 1 जुलाई के प्रथम दिन में लागू हुआ है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इसमें कुल एक लगायत 78 धाराएं हैं और 3 अनुसूचियां हैं। इन तीनों अनुसूचियों में एक में मूल्यानुसार फीसें दी गई हैं और एक में फिक्स्ड फीसें दी गई हैं। इसी की धारा 12 में जो महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं और इस अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य भी यही है कि जो लिखत की जाएगी, जो एग्रीमेंट्स, एफिडेविट या जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे तो उन्हें उचित रूप से स्टाम्पित किया जाए। यदि आपने उस पर उचित रूप से स्टाम्प नहीं लगाया तो एविडेंस एक्ट के तहत वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, इन एडमिसेबल इन एविडेंस वो माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे यदि आपने कोर्ट में कोई दावा मुकदमा पेश किया और ऐसी लिखत पेश की जो उचित रूप से स्टाम्पित नहीं है तो कोर्ट के द्वारा वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं की जाएगी। यदि आपने धारा 35 स्टाम्प एक्ट 1899 का आवेदन लगाकर कोर्ट से अनुमति लेकर उसको जुर्माना पेनल्टी जमा करके और स्टाम्पित नहीं करवाया तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं मानी जाएगी। और यदि आपने ऐसा किया कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की यहाँ उसको जमा करके उचित रूप से स्थापित आपने करवा लिया तो साक्ष्य में ग्राह्य माने जाएगी। हम धारा 12 पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है। सबसे पहले मैं आपको ई बुक के अंदर से इसी की जानकारी दूंगा, उसके बाद हमारे अध्याय चालू होंगे जिसमें मैंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ई बुक के अंदर आपके लिए लिख के रखी है। ई बुक के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां से इस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। आइए सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ई बुक से परिचित करा देता हूं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कौन सी धारा चिपकने वाली टिकटों को रद्द करने से संबंधित है, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी। इसके अध्याय 1 में परिचय है जिसमें एडीसी स्टाम्प और नोटरी वैलिडिटी के बारे में बताया गया है। अध्याय 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में नोटरी दस्तावेजों पर एडीसी स्टाम्प का प्रयोग के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के निर्णय दिए गए हैं कुछ इसमें। और अध्याय 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, अध्याय 6 में सारांश और निष्कर्ष है। और इसके बाद सर डिस्क्लेमर इसमें लिखी हुई है। डिस्क्लेमर लिखने का मकसद यही है कि ये जो जानकारी आपको दी जा रही है ये सिर्फ मार्गदर्शन है, किसी को व्यक्तिगत राय नहीं है। और यदि आप इस पर अमल करते हैं या इस पर कार्य करते हैं तो आप इससे पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करें। और बाकी की पूरी डिस्क्लेमर इसमें लिखी हुई है। उसके बाद प्रस्तावना है और उसके बाद सर हमारे वीडियो का जो मुख्य टाइटल है उस पर हम आते हैं। कानून की धारा 12 सेक्शन 12 पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 चिपकने वाले स्टाम्पों, जिन्हें हम एडिसिव स्टाम्प के नाम से जानते हैं, कि रद्द करने से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य, जब कोई स्टाम्प किसी दस्तावेज पर लगाया जाता है तो उसे मूल्य या उपयोग के लिए धोखाधड़ी रोकने हेतु रद्द करना आवश्यक होता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस धारा का। और इसका सार ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्टाम्प को रद्द नहीं करता है तो यह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी सर बताया गया है। दंड जो है, पहला विकल्प 100 रुपए तक जुर्माना, अधिकतम विकल्प 5,000 रुपए तक जुर्माना अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत। ये समय समय पर संशोधित होते रहते हैं सर। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है आपको, लेकिन जो समय पे संशोधित होंगे तो आप जब कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में आप जब जाएंगे तो वहां उचित नियमानुसार वो देख के आपको स्टाम्प की पेनल्टी और रसीद आपको देंगे। उद्देश्य है सर स्टाम्प पर बार बार इस्तेमाल की संभावनाओं को रोकना, धोखाधड़ी और अनुचित उपयोग से बचाव। ये जैसे कि आप देख रहे हैं नोटराइज टिकट है। अब ये इसमें जो टिकट देख रहे हैं आप, एक इस पे आधी की सील इस पे आएगी और आधी सील नीचे आएगी, तो इस प्रकार से रद्द करना माना जाएगा। स्टाम्प पर इंक से निशान बनाना, जैसे हस्ताक्षर या तारीख रद्द करने का एक तरीका ये भी है सर। दूसरा, स्टाम्प काटना, छेदना, ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं सर हम। इसमें ई बुक में लिखा हुआ है सर, ये तैयार करके लिखा हुआ है, ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है सिर्फ आपको। राम ने 10 रुपए का एडिसिव स्टाम्प एक सेल लीट पर लगाया।
12 में सर जो है कि रद्द करने के बारे में बताया गया है, और यदि आप इस धारा 12 का उल्लंघन करते हैं तो अध्याय 7 में दंडिक अपराध और प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की। और उसकी धारा 63 में इसके दंड के प्रावधान के बारे में भी बताया गया है, वो भी मैं आपको बुक में से पढ़ के ही बता देता हूँ कि चिपकने वाले स्टाम्प को काटने में त्रुटि के लिए शास्ति, पेनल्टी फॉर फेलिवर टू कैंसिल एडिसिव स्टाम्प। यदि कोई व्यक्ति जिससे यह अपेक्षित है कि वह धारा 12 के अधीन किसी चिपकने वाले स्टाम्प को काट दे, उस धारा द्वारा विहित की गई रीति से ऐसे स्टाम्प को काटने में त्रुटि करेगा, वह जुर्माने से जो 100 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। ये इसमें बताया गया है। इसी का एक उदाहरण सर मैं आपको तैयार किया है कि राम ने 100 रुपए का एडिसिव स्टाम्प एक डीट पर लगाया। अगर राम इसे रद्द नहीं करता यानी स्टाम्प पर कोई निशान नहीं बनाता तो सेक्शन 12 और सेक्शन 63 सर मैं आपको कर देता हूं यहाँ पे 63 के तहत दंडनीय होगा और उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 12 सर जो बुक में दी गई है परिभाषा में, आपको एक बार सर उसको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता देता हूं, क्योंकि मैंने ई बुक के अंदर से तो आपको सरल शब्दों में समझा दी है। कैंसिलेशन ऑफ एडिसिव स्टाम्प्स, धारा 12 चिपकने वाले स्टाम्प का रद्दकरण। नंबर 1 है का इसका, जो कोई शुल्क से प्रभार किसी लिखित पर जो किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई है कोई चिपकने वाला स्टाम्प लगाता है, वह ऐसा स्टाम्प लगाते हुए उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाए जा सके। और खा है सर इसमें, जो कोई किसी कागज पर जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा है कोई लिखित निष्पादित करता है, वह निष्पादन के समय यदि ऐसा स्टाम्प उपयुक्त रीति से पहले ही काट न दिया गया हो उसे काट देगा जिससे वह पुनः उपयोग में न लाया जा सके। ये खा हो गया इसका सर। गा है सर इसमें, दूसरा है सर सॉरी, ये उपधारा 1 का का और खा हो गया, और उपधारा 2 में है किसी भी ऐसी लिखित की जिस पर चिपकने वाला स्टाम्प लगा हुआ है और जो ऐसे काटा नहीं गया है कि पुनः उपयोग में न लाया जा सके, जहां तक स्टाम्प का संबंध है यह समझा जाएगा कि वह स्टाम्पित नहीं है। ये सर बड़ी गौर करने वाली बात है कि ये माना जाएगा कि आपने उस पर स्टाम्प लगाया ही नहीं है। तीसरा है इस धारा की उपधारा, वह व्यक्ति जिससे उपधारा 1 के अधीन चिपकने वाले स्टाम्प को काटना अपेक्षित है, वह उस पर या उसके आर पार अपना नाम या अध हस्ताक्षर लिखकर या अपने फर्म का नाम या अध हस्ताक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर या किसी और प्रभावी प्रकार से उसे काट सकेगा। कौन कौन से तरीके बताए गए सर इसमें काटने के, जो है कि चिपकने वाले स्टाम्प को जिसमें उसके आर पार अपना नाम या नंबर 1 नाम, मतलब आधा नाम टिकट पर आए और आधा नाम कोरे कागज पर आए, तो ये भी एक काटने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताया है उसके आर पार अपना नाम या हस्ताक्षर या आधे हस्ताक्षर टिकट पर आए आधे हस्ताक्षर नीचे आए, या फर्म का नाम लिख दे तो आधा नीचे आधा कोरे कागज पर आए जो चिपका हुआ हिस्सा है, या आधा हस्ताक्षर लिखने की सही तारीख लिखकर, मतलब आधे हस्ताक्षर उस पर आधे नीचे उसके तारीख डाल दी, आधी नीचे आधी ऊपर आ गई, सही तारीख लिखकर, या किसी और प्रभावी तरीके से काट सकता है। जैसे नोटरी वकील साहब आधी सील नोटाइल टिकट पर लगा दें, आधी टिकट नोटाइल टिकट से नीचे लगा दें, ये भी काटने का तरीका हो गया सर इसमें। इसमें सर केस का उदाहरण भी है, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है अविनाश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण मिश्रा, 17 दिसंबर 2008, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मामला स्टाम्प के रद्द न होने पर दस्तावेज पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट किया है कि चिपकने वाले स्टाम्प को रद्द करना अनिवार्य है। रद्द ना होने पर यह सेक्शन 12 के तहत, मतलब 63 के तहत सर, वो मैंने सेक्शन 12 यहाँ लिखी हुई है, 63 भी मैं कर देता हूं इसमें, 63 के तहत दंडनीय है। दंड का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना या दस्तावेज की वैधता पर इसका असर अलग से नहीं होगा। स्टाम्प रद्द न करने से दस्तावेज का वैधता प्रभावित नहीं होती, केवल सेक्शन 12 के तहत व्यक्ति 63 के तहत व्यक्ति दंडनीय है। सरल एक उदाहरण और समझ लेते हैं। रजनी ने 50 का एडिसिव स्टाम्प एक एफिडेविट पर चिपकाया। उसने स्टाम्प पर हस्ताक्षर नहीं किए और न ही तारीख लिखी, नतीजा यह सेक्शन 12 और 63 का उल्लंघन है। रजनी 100 से 5,000 तक का जुर्माना भुगत सकती है। अगर उसने स्टाम्प पर हस्ताक्षर और तारीख कर दी होती तो यह दंड से बच सकती थी। मुख्य बिंदु सर जो है, स्टाम्प को सिर्फ लगाना पर्याप्त नहीं है, उसे रद्द करना अनिवार्य है। रद्द न करने पर अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन दस्तावेज की वैधता प्रभावित नहीं होती है। इसमें जो निष्कर्ष है, तो इसमें जो है कि दंड तो सर मैंने आपको बता दिया बुक के अंदर से भी पढ़ के, और उद्देश्य भी हैं। तो ये इस प्रकार से धारा 12 और धारा 63 पर सर मैंने आपको बुक के अंदर से भी और ई बुक के अंदर से भी
मुकम्मल कानूनी परिभाषा आपको बता दी है। जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल था उस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 12 और धारा 63। धारा 12 में रद्द करने के तरीके और रद्द करने के बारे में बताया गया है और धारा 63 में उसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अध्याय 7 में दिया गया है, दंड के संबंध में जो परिभाषाएं दी गई उसमें इसको बताया गया। अब हम चूंकि एडिसिव स्टाम्प से ही संबंध में बात कर रहे हैं तो सर एडिसिव स्टाम्प के बारे में शॉर्ट में मैं आपको जानकारी दे दूं कि आखिर ये है क्या। एडिसिव का मतलब होता है सर चिपकने वाला, चिपकाने वाला, मतलब गोंद से आप कागज पर जो चिपकाते हैं उन टिकटों को एडिसिव कहा जाता है और इसी की डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी है। और धारा 11 में सर इसकी परिभाषा दी गई है कि आखिर एडिसिव स्टाम्प का उपयोग कहाँ किया जाएगा। छोटी सी धारा है सर, मैं आपको बुक के अंदर से पढ़ के बता देता हूँ ताकि हमारे वीडियो के टाइटल से कहीं ना कहीं संबंधित है कि यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प, चिपकने वाले स्टाम्पों का उपयोग। ये जो 5 जगहें बताई गई हैं सर जहां इसका उपयोग किया जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या एग्रीमेंट में, क्या एफिडेविट में, सेल डीड में या अन्य कई जगह नाम व्यक्ति सोचते हैं क्या वहां वहां किया जा सकता है। तो ये 5 जगह सर जो बुक में और कानून में बताई गई हैं वही मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इन 5 ही जगह पर इसका इस्तेमाल करने का कानूनी प्रावधान इसमें दिया गया है। राज्य स्तर पर ये जो एक्ट है ये संपूर्ण भारत पर से लागू है। निम्नलिखित लिखते चिपकाने वाले स्टाम्पों से स्टाम्पित की जा सकेंगे, अर्थात का मांग पर देय से अन्यथा देय और संवर्गों में लिखे गए विनिमय पत्रों की मूल प्रतियों के सिवाय वे लिखते हैं जो 10 नए पैसे से अनधिक शुल्क से प्रभार हैं। खा विनिमय पत्र और वचन पत्र जो भारत से बाहर लिखे या बनाए गए हैं। गा उच्च न्यायालय की नामावली में अधिवक्ता, वकील या अटॉर्नी के रूप में प्रविष्टि। ये तीसरा हो गया। और चौथा है घा नोटरी के कार्य। और पांचवा है डा किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण। इन 5 जगह पर एडिसिव टिकट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी में एक इस्माइल खान विरुद्ध राम प्रकाश वर्मा 2000 भाग 2 मध्य प्रदेश लॉ जनरल 104 में बताया गया है कि वचन पत्र पर कोई भी चिपकने वाला स्टाम्प नहीं चिपकाया जा सकता। इसके लिए केवल रेवेन्यू उत्कीर्ण युक्त चिपकने वाला स्टाम्प ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो ये सर बुक के अंदर से जो परिभाषा दी गई वो मैंने आपको बता दी। और ये आप जो ई बुक देख रहे हैं, ई बुक के अंदर ही वही परिभाषा मैंने सरल भाषा में भी इसमें लिखी हुई है और नोट में भी लिखा हुआ है कि जैसे कि सर मैंने बुक में से आपको अभी परिभाषा पढ़कर बताई तो आपने सुनी और उसमें कहीं भी एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लीज डीड जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि इन जगहों पर एडिसिव टिकट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एडिसिव स्टाम्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो 5 जगह जो मैंने धारा 11 स्टाम्प अधिनियम में आपको पढ़ के बताई है वहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई बार सर प्रश्न हमारे सामने ये भी उत्पन्न होता है कि क्या एडिसिव प्लस मैन्युअल स्टाम्प का उपयोग एक साथ किया जा सकता है। तो मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ई स्टाम्प गवर्नमेंट के द्वारा जो संपदा 2.0 पोर्टल ऑनलाइन जो स्टाम्प निकलते हैं वो डिजाइन ही इस प्रकार से किया गया है कि वहां से आप जो स्टाम्प आप निकलवाना चाहते हैं जिस उद्देश्य से वो उसमें लिखा हुआ रहता है। आप फॉर एग्जांपल आपने उससे सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि हमें शपथ पत्र के लिए आप स्टाम्प दीजिए, तो वर्तमान में 50 रुपए का स्टाम्प शपथ पत्र में लगता है। तो पोर्टल से 50 रुपए का स्टाम्प आपको मुकम्मल रूप से निकल के मिल जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। अब ऐसे में आपको मैनुअल लगाने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। ई स्टाम्प प्लस मैनुअल आवश्यकता ही नहीं तो आप लगाएंगे क्यों सर। 500 रुपए का यदि आपने एग्रीमेंट के लिए मांगा तो 500 रुपए का स्टाम्प आपको मिल जाएगा। मैनुअल लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और डिजाइन ही पोर्टल इस तरीके से किया गया है कि आपको अतिरिक्त कहीं भी उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ी एक मजबूत व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट की ओर से। इसकी जो प्रोसेस है वो भी बड़ी मजबूत प्रोसेस है संपदा 2.0 से स्टाम्प निकालने की। जैसे कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक अनुबंध करता है और एक अनुबंध गृहीता है, दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर के पास पहुंचे तो सबसे पहले वो आपसे आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता का नंबर, ईमेल आईडी और आपका ये संपूर्ण जानकारियां वो आपसे लेगा। उसके बाद आपका संपदा 2.0 पर आपका पंजीयन किया जाएगा। यदि आपका पंजीयन पहले से है तो पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं, लाइफ टाइम रहता हो। पंजीयन होने के बाद फिर वो आपकी मोबाइल पे ओटीपी, आपके पास 2 बार ओटीपी जाएगी सर, एक आधार की ओटीपी और एक मोबाइल की ओटीपी, दोनों के पास। उसके बाद फिर वो स्टाम्प प्रिंट होकर निकलेगा A4 साइज पर, तो उसमें आपका आधार कार्ड का फोटो तक प्रिंट होकर आएगा सर। और उसमें आपके ई साइन भी लिए जाएंगे। अब आजकल हाथ से साइन होने का काम खत्म हो गया सर 2.0 पर ऑनलाइन सिस्टम में।
वहां से आपका डिजिटल ई सिग्नेचर भी होकर आएंगे, अनुबंधकर्ता और अनुबंध ग्रहीता के दोनों पार्टियों के फोटो भी आएंगे, और जो आधार कार्ड में आपका पूरा नाम पता है वो ऐसा कैसी प्रिंट होकर लिखा हुआ आएगा, और उस पर लिखा हुआ आएगा अनुबंध पत्र। जब आपने इस पर्पज से स्टाम्प वहां से निकाल लिया तो आपको ना तो उस पर एडिसिव टिकट की आवश्यकता है और ना ही मैनुअल स्टाम्प उसको साथ में लगाने की आवश्यकता है। तो ये एक प्रश्न स्पष्ट हो गया हमारे सामने। दूसरा सर, हमारे सामने एक प्रश्न ये भी है कि एडिसिव प्लस मैनुअल और सॉरी ई स्टाम्प प्लस मैनुअल, और दूसरा ई स्टाम्प प्लस एडिसिव। तो ना तो एडिसिव उसके साथ लगेगा और ना ही मैनुअल लगेगा। अब सवाल एक बार ये उठता है सर कि क्या मैनुअल और एडिसिव साथ में लगाया जा सकता है? तो ये कुछ राज्यों में, हर राज्य के सर नियम अलग अलग हैं। यदि कहीं किसी राज्य में उसकी विशेष अनुमति है आपकी, तो आप उस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपको 500 रुपए का जो मैनुअल स्टाम्प, ऑफलाइन स्टाम्प जिसको कहते हैं, जो पूरा रंगीन छपा हुआ आता है, उस पर 50 रुपए का स्टाम्प छपा हुआ रहता है A4 साइज पे, वो उपलब्ध नहीं हो पाए, और किसी कारणवश ऑनलाइन भी आप नहीं ले पाए। अब आपके पास 450 रुपए के स्टाम्प उपलब्ध हो गए, 50 रुपए की उसमें कमी पड़ रही है, तो आप उसमें एडिसिव स्टाम्प आप उसमें लगा सकते हैं, यदि आपके राज्य में उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है तो। हालांकि धारा 11 में स्पष्ट बता दिया गया है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की, कि उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। लेकिन मैनुअल में एक सोच का थोड़ा सा प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन ये तो क्लियर बात है सर कि आप सोच रहे हैं कि हम 500 रुपए का एडिसिव टिकट लगाकर लिखा पढ़ी भी कर लें, तो धारा 11 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आप सोच रहे हैं कि हम एडिसिव स्टाम्प टिकट लगाकर किरायानामा लिख लें 100 रुपए पे या 300 रुपए पे, तो भी धारा 11 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया। लीज डीड लिख लें, एफिडेविट बना लें, तो ऐसा कोई प्रावधान धारा 11 में नहीं दिया गया। ये सर मैं मेरे स्वयं के मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं धारा 11 आपको मैंने पढ़ के बताई है, उसमें जो कानूनी प्रावधान दिए गए उसी के तहत मैं आपको कानूनी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है सर, सर्वोच्च न्यायालय का विजय बनाम भारत संघ 29 नवंबर 2023 का है ये। और इसमें जो है कि विक्रय समझौता जो किया गया था 4 फरवरी 1998 को वादी और प्रतिवादी के मध्य, और उसके अनुसार प्रतिवादी ने वादी को कथित रूप से कब्जा भी दे दिया था। जब प्रतिवादी ने ऐसे किसी समझौते के अस्तित्व से इनकार किया, मतलब मुकर गया प्रतिवादी, बेईमानी आ गई है, जो भी कारण रहा हो, तो वादी ने अनुबंध के विशिष्ट पालन के लिए एक वाद दायर किया। उक्त वाद में वादी ने विक्रय समझौते की एक प्रति अन्य दस्तावेजों के साथ द्वितीयक साक्ष्य के रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया। अब इसमें प्रारंभ में उक्त आवेदन को चतुर्थ अपर न्यायाधीश ने दिनांक 17/7/2001 के आदेश के द्वारा स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पर आपत्ति की गई, समीक्षा की गई। तो समीक्षा में जो है कि विक्रय अनुबंध के द्वितीयक साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित स्थान पर निष्पादित नहीं किया गया था, ऐसा उसमें फिर निर्णय दिया गया। पहले स्वीकार कर लिया गया, बाद में अस्वीकार कर लिया गया। अब इसमें बताया गया था कि धारा जो 35 है स्टाम्प अधिनियम की, उसके अंतर्गत वर्जित थे, ऐसा निर्णय देते हुए न्यायालय ने जुबिदी केशव राव सुप्रा मामले में इस निर्णय का हवाला भी उसमें दिया गया। अब इसके बाद वादी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 की समीक्षा आदेश, उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी, इसके खिलाफ जो अस्वीकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने WP 741/2004 में दिनांक 30/11/2009 में आक्षेपित आदेश के माध्यम से उक्त धारा और समीक्षा न्यायालय के आदेश की वैधता को बरकरार रखा। यहाँ भी उसको बताया गया है कि हाँ, ये जो उसको अस्वीकार किया गया था वो ठीक है। फिर तात्कालिक विवाद में उठाए गए मुद्दों का निर्णय निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया गया। इसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई। उच्च न्यायालय में जो अपील की गई, तो इसमें जो अपील स्वीकार की गई, और 19वें अपर जिला न्यायाधीश सिविल वाद संख्या 46/03 श्री विजय बनाम डॉक्टर श्रीमती मृणाली देवी पोर्थ था में पारित आदेश 16/12/2003 के आदेश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 741/2004 जिसका शीर्षक विजय चौधरी बनाम भारत संघ एवं अन्य था, में दिनांक 30/11/2009 के आदेश द्वारा दी गई थी, को निरस्त एवं उपास्त किया, और चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 17/7/2001 का आदेश बहाल किया जाता है। ये इसमें बताया गया है। और इसमें जो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी बता दूं शॉर्ट में, कि ये एक एग्रीमेंट टू सेल विक्रय हेतु समझौता ये किया गया था, इसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं चुकाया गया था। अदालत ने इसकी प्राथमिकता न बल्कि द्वितीयक सबूत के रूप में दाखिल होने का प्रयास किया था। सेक्शन 35 केवल उन दस्तावेजों पर लागू होता है जो स्टाम्प ड्यूटी योग्य होते हैं, लेकिन ड्यूल्ड स्टाम्प नहीं होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को स्टाम्प ड्यूटी योग्य होना चाहिए और वह सही तरीके से स्टाम्प नहीं किया गया हो। यदि ये दोनों शर्तें नहीं होती है तो सेक्शन 5 लागू नहीं होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब एग्रीमेंट उस समय स्टाम्प ड्यूटी योग्य नहीं था, मतलब उस समय स्टाम्प लॉ के अंतर्गत नहीं था, तो सेक्शन 35 लागू ही नहीं होती, इसलिए वह दस्तावेज अदालत में सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है। अब एडीसी टिकट पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो सर आज के वीडियो में जो मैंने सर्च किया है कि ये कुल 8 प्रकार की होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है सर, लेकिन मुझे जहां तक मिली वो 8 प्रकार मैंने इसमें लिखे हैं। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ कि एडीसी टिकट कितने प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 है सर रेवेन्यू टिकट, नंबर 2 डाक टिकट, नंबर 3 नोटरी टिकट, ये सब एडीसी में मतलब चिपकाने वाली टिकटें हैं सर। नंबर चौथा है कोर्ट आपली जुडिशियल टिकट, हम कोर्ट में आवेदनों पर लगाते हैं। कई बार दीवानी दावों में भी हम आवेदन पेश करते हैं, तो उसमें भी 10 रुपए की हमें कोर्ट फीस टिकट लगाना होती है, ये भी तो एडीसी में आता है सर। धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यदि हमने बेल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की, तो उस पर भी हमें टिकट लगाना होगी, वो भी कोर्ट फीस टिकट है, वो भी एडीसी टिकट जो चिपकाई जाती है उसमें मानी जाएगी। पांचवा राजस्व टिकट, छठा स्पेशल एडिशन टिकट, जो कर्नाटक स्टाम्प नियम 1958 के तहत मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है कि स्पेशल एडिशन टिकट क्या है, उसकी ई बुक भी उसी के नीचे अपलोडेड कर दी है। और 7वें नंबर की ब्रोकर आबलिक हुंडी, और 8वें पे पोस्टल आबलिक टेलीकॉम या विशेष टिकट। ये कुल 8 प्रकार की टिकटें हैं सर। इनमें कौन कौन से कानून लागू होते हैं उसके बारे में भी सर मैंने इसमें ई बुक के अंदर इसका उल्लेख किया है। और इसी प्रकार से ये एक प्रश्न भी है सर कि हमारे एक विवर्स का भी प्रश्न है, वकील साहब ही हैं, वो भी नोटरी वकील साहब ही हैं, कि किसी एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क की अदायगी कोई दो प्रकार के स्टाम्प के संयोजन से की जा सकती है या नहीं, जैसे ई स्टाम्प प्लस एडिसिव चिपकाने वाले, या स्टाम्प मैनुअल स्टाम्प को मिलाकर, इस पर विधिक सलाह देने की कृपा करें। तो ये सर वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको जानकारी दे दी है इसके बारे में भी, और इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी सर अलग से आपके लिए बनाऊंगा। और ये इस पे जो कानूनी आधार हैं जहां तक मुझसे हो सकते थे, जहां तक मुझे मिले हैं सर, मैंने प्रयास करके इसमें लिखे हैं। और यदि आपको भी इससे रिलेटेड कोई कानून या लॉ या कोई नया संशोधन या कोई नया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला यदि आपके नॉलेज में आता है, तो आप मुझे बताएं। मैं उसके आधार पे इसमें संशोधन करके एक नया वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, क्योंकि कानून परिवर्तनशील है, उसमें हमेशा हालात और परिस्थिति के हिसाब से संशोधन होते रहते हैं। जो वर्तमान में हो सकता है कि इन फ्यूचर उसमें कोई अमेंडमेंट हो जाए, तो ये आप इसके लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। अध्याय 1 आ चुका है सर हमारा, उसके बाद फिर यहाँ से सभी अध्याय चालू हुए हैं, और जो अध्याय मैंने आपको पढ़ के बताए थे उन्हीं के बारे में डिटेल व्याख्या इसमें मैंने की है, और अंत में सर इसका समापन भी आ चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका समापन है जो इसमें मैंने अंत में लिखा है। तो इस प्रकार से ये हमारी ई बुक है सर। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की कौन सी धारा चिपकने वाली टिकटों को रद्द करने से संबंधित है, तो इससे संबंधित मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी सर आपको प्रदान कर दी है। और इसकी ई बुक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। 199 रुपीज़ कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। यदि ये पीडीएफ आपको उपयोगी लगता है तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं, ये आपके व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए है, इसका उपयोग आप कहीं भी अदालत में नहीं कर सकते, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर में भी आप इसको नहीं पेश कर सकते, लेकिन इसके अंदर के जो कानून है उन कानूनों की जो मेन बुक है आप उसको ले जाकर पेश कर सकते हैं। जो साइटेशन है उस साइटेशन को आप कोर्ट में आपकी लाइब्रेरी में निकाल कर उसको आप पेश कर सकते हैं। लेकिन ये आपको एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है, ताकि आप जब घर बैठे सोचते हैं कि हमारे सामने परिस्थिति पैदा हो गई तो उसका क्या कानूनी रास्ता हो सकता है, एक संभावना है, एक कोशिश है, एक प्रयास है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं मैं सर कि यूट्यूब चैनल की ओर से ऑफिशियल तौर पर मुझे फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलिएट पार्टनर बनाया गया है, और उसकी लिंक भी दी गई है जो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे, प्रोडक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सर्च बॉक्स पर पहुंच जाएंगे, सर्च बॉक्स पे आप आपका जो भी प्रोडक्ट आप मंगाना चाहें वह लिख कर वहां से आप मंगा सकते हैं। सभी प्रोसेस वही है जो आप अभी तक करते चले आ रहे थे, सिर्फ प्लेटफार्म बदलाएगा। अभी तक आप जहां से खरीद रहे थे तो उसका पूरा लाभ उस प्लेटफार्म को मिल रहा था, यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से खरीदी करेंगे तो उसका लाभ मेरे चैनल को मिलेगा। मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं, और जहां तक मुझसे हो सकता है मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। दावा मेरा चैनल नहीं करता सर, क्योंकि फैसला तो कोर्ट में जज साहब के द्वारा गुण दोषों के आधार पर ही किया जाता है। यदि आप सभी व्यूअर्स से मेरी अपील है कि आप जो जो लोग भी फ्लिपकार्ट मंत्रा से खरीदी करते हैं तो एक बार आप मेरे चैनल के नीचे जो यूट्यूब की ओर से लिंक दी गई है उससे आप खरीदी प्रारंभ करें, ताकि उसका लाभ मेरे चैनल को भी मिल सके, और मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं।
लीगल कंसल्टिंग बटन भी दिया गया है सर। वो इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यदि कोई सलाह लेना चाहता है तो वो उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स और नियमावली मेरे द्वारा लिखी गई है। फोन पे मेरे द्वारा किसी को भी सर कोई भी कानूनी सलाह नहीं दी जाती है, मैं आपको बता दूं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पे स्पष्ट कहा है कि फोन पे किसी भी प्रकार की सलाह ना दी जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते हैं, अधूरी जानकारी हो सकती है इसमें, आपका किसी भी प्रकार से आदि अधूरी ज्ञान से आपकी दिशा भी भटक सकती है। इसलिए जब तक आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स ना हो, पूरा अध्ययन और स्टडी के बाद ही फिर मेरे द्वारा कानूनी एक मार्गदर्शन देने की कोशिश की जाती है। वो अंतिम नहीं है सर, उस पर भी आप अमल करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा आप करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है। इसलिए जो राय दी जाती है वो अंतिम नहीं है, और वो राय जो मेरे द्वारा अगर दी जाती है तो वो जीत और हार की भी कोई गारंटी नहीं है। वो फैसला तो जज साहब के द्वारा ही गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा। यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो अपीलेट कोर्ट आपके लिए मौजूद है, आप वहाँ अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप मुकदमे को आपके ले जा सकते हैं। हो सकता है लोअर कोर्ट ने आपकी बात को नहीं माना तो हाई कोर्ट मान ले, हाई कोर्ट ने नहीं माना तो संभव है सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को समझ ले। तो ये आपके ऊपर मुकदमे आपको बड़ी ही सब्र के साथ आपको लड़ना होगा, क्योंकि कानून की लड़ाई धीमी और मजबूत है। यदि आप केस जीतते हैं तो फिर आपको वहां से रिलीफ दिलाने के भी प्रावधान दिए गए हैं। इजरा कोर्ट में पेश होती है आदेश 11 नियम 21 के तहत। कोर्ट के द्वारा फिर यदि आप केस जीत गए हैं, जमीन का तो मकान का तो कब्जा भी दिलाया जाता है, मध्यवर्ती लाभ भी दिलाया जाता है। सभी कानूनी प्रावधान है। आदेश 39 नियम 1-2 भी सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 में बताया गया है कि यदि आप दावा पेश करते हैं तो उस दौरान स्थायी निषेधाज्ञा के साथ या अस्थायी निषेधाज्ञा की एप्लीकेशन भी आप पेश कर सकते हैं। कोर्ट फीस एक्ट 1870 भी है सर, जिसके अनुसार आपको कोर्ट में फीस जमा कराना होगी। वाद मूल्यांकन है, उस पे इन सब के सर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उनकी बुक्स भी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। और ये लगातार कार्य जारी है। और आपको मैंने फ्लिपकार्ट और मंत्रा के लिंक के बारे में भी जानकारी दे दी है। आप सभी से अपील है कि आप वहां से भी खरीदी करें, ताकि उसका फायदा चैनल को मिले। और इस प्रकार से सर मैंने आपको आज के जो टाइटल है हमारा कि वो कौन सी धारा है जिसमें टिकट के रद्दीकरण के बारे में बताया गया, आईडीसी टिकट के बारे में, तो उसमें मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।